द क्लास हम कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स राइट एंड 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम आगे के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं राइट। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। क्वेश्चन में पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एंड हमारी स्टेटमेंट्स हैं एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज़ अ फाइनेंशियल इफेक्ट। Only monetary transactions are recorded in accounting. Personal feelings of the owner are recorded in the books of account. And every accounting transaction affects at least 2 accounts. Right? तो ये क्वेश्चन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो चलो देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज़ अ फाइनेंशियल इफेक्ट। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनका फाइनेंशियल या मॉनेटरी इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, कैश रिसीव्ड, इन सब का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है राइट। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी की टर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, मनी में जिनको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी ख़रीदी 50,000 की, सैलरी पे की 20,000, लेकिन ओनर की ऑनेस्टी या एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को रुपीज़ में मेजर नहीं किया जा सकता, तो इस तरह की चीज़ों को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द ओनर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, पर्सनल फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस या फिर रेपुटेशन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं और रिपीट भी हो चुकी है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक रूल है। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश से फर्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा। फर्नीचर ख़रीदा है, कैश आपका कम हो जाएगा एंड फर्नीचर आपका बढ़ जाएगा राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में किसी ना किसी वैल्यू का एक्सचेंज होता है, जैसे गुड्स के बदले कैश, गुड्स के बदले क्रेडिट या सर्विस के बदले पेमेंट राइट। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट परचेज से गुड्स इंक्रीज़ होते हैं और क्रेडिटर भी इंक्रीज़ होते हैं, इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है राइट। नेक्स्ट है डोनेशन गिवन बाय द ओनर फ्रॉम पर्सनल सेविंग इज़ ऑलवेज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ओनर अपनी पर्सनल सेविंग से डोनेशन देता है और बिज़नेस का पैसा यूज़ नहीं होता तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सैलरीज बिज़नेस चलाने के लिए दी जाती हैं, ये बिज़नेस का एक्सपेंस है, इसलिए ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस एंड स्टेटमेंट्स हैं कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स इमीडिएट पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश सेल्स आर कैश ट्रांजैक्शन, एंड थर्ड है कैश परचेजेस आर कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट सेल्स आर कैश ट्रांजैक्शन। तो स्टेटमेंट 1 में पूछा है कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स इमीडिएट पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कैश। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैश ट्रांजैक्शन में पेमेंट या रिसिप्ट तुरंत हो जाती है, उसी टाइम हो जाती है, कोई फ्यूचर पेमेंट पेंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट है कैश सेल्स आर कैश ट्रांजैक्शन। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब गुड्स बेचने के साथ ही कैश रिसीव हो जाए तो उसे हम कैश सेल्स कहते हैं राइट, ये कैश ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है कैश परचेजेस आर कैश ट्रांजैक्शन। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर गुड्स परचेज करते ही पेमेंट कर दी जाए तो वो कैश परचेजेस है और ये कैश ट्रांजैक्शन है राइट।
नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स आर कैश ट्रांजेक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। क्रेडिट में पेमेंट फ्यूचर में रिसीव होती है, इसलिए ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। एंड हमारी स्टेटमेंट है क्रेडिट ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट कैश पेमेंट, क्रेडिट परचेज क्रिएट क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल क्रिएट डेटर्स, और कैश परचेज इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्रेडिट ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट कैश पेमेंट। यस, ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट कैश पेमेंट, राइट। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पेमेंट या रिसिप्ट फ्यूचर में होती है, ऑन द स्पॉट नहीं होती। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज क्रिएट्स क्रेडिटर्स। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए जाते हैं तो सप्लायर को फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, तो सप्लायर क्रेडिटर बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स क्रिएट डेटर। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब गुड्स क्रेडिट पर बेचे जाते हैं तो कस्टमर फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगा, तो कस्टमर क्या बन जाएगा, कस्टमर हमारा डेटर बन जाएगा। नेक्स्ट है कैश परचेज इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। कैश परचेज में पेमेंट तुरंत हो जाती है, ये कैश ट्रांजेक्शन है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स कैपिटल, ड्राइंग्स आर मेड बाय द प्रोप्राइटर, एंड द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज द सेम एंटिटी इन अकाउंटिंग। तो अब आप समझ चुके होंगे, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। स्टेटमेंट फर्स्ट है प्रोप्राइटर इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस का ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही प्रोप्राइटर होता है, राइट। नेक्स्ट है द प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स कैपिटल। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बिजनेस शुरू करने के लिए ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, इसलिए कैपिटल प्रोप्राइटर को ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स आर मेड बाय द प्रोप्राइटर। येस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जब प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, ये प्रोप्राइटर ही करता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज द सेम एंटिटी इन अकाउंटिंग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अकाउंटिंग के बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस को अलग अलग एंटिटीज़ माना जाता है। आपने देखा होगा, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया और ये आपको चीज़ रट ही गई होगी। इसी वजह से कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी और ड्राइंग को कैपिटल की रिडक्शन माना जाता है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिजनेस एंटिटी। एंड हमारी स्टेटमेंट्स हैं बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर आर बिजनेस एक्सपेंसेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, एंड ड्राइंग्स रिड्यूस द ओनर्स कैपिटल। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पर बेस्ड है और JK SSB FA एग्ज़ाम में ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना। बिजनेस इज़ ट्रीटेड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर को अलग अलग एंटिटी माना जाता है, इसलिए ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर आर बिजनेस एक्सपेंसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ओनर की पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते। अगर ओनर बिजनेस के कैश से पर्सनल एक्सपेंस करता है तो उसे ड्राइंग माना जाता है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इज़ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को ओनर का पैसा फ्यूचर में वापस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए कैपिटल को बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है। एंड नेक्स्ट है ड्राइंग्स रिड्यूस द ओनर्स कैपिटल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जब ओनर बिजनेस से कैश या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाता है।
इसीलिए ड्राइंग कैपिटल को कम कर देती है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ओनली, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग पीरियड। एंड हमारी स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. It is generally 1 year. Profit is measured for each accounting period and accounting period can never be shorter than 1 year. पहली स्टेटमेंट है अकाउंटिंग पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड. येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अकाउंटिंग पीरियड वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है जिसके लिए बिजनेस अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. नेक्स्ट है इट इज़ जनरली 1 ईयर. येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर का होता है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है. नेक्स्ट है प्रॉफिट इज़ मेजर्ड फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड. येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हर अकाउंटिंग पीरियड में कैलकुलेट किया जाता है. एंड नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कैन नेवर बी शॉर्टर देन 1 ईयर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. नया बिज़नेस या बिज़नेस क्लोजर के केस में अकाउंटिंग पीरियड 1 साल से छोटा भी हो सकता है, राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर. एंड स्टेटमेंट्स हैं, इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर जनरली रन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 March. And financial statement are commonly prepared for financial year. The financial year is always same in the every country, and the financial year is used for accounting and taxation purpose. First statement है, in India the financial year generally run from 1 April to 31 March. Yes, ये statement बिल्कुल correct है. इंडिया में financial year 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है. ये accounting और taxation दोनों के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉमनली प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जनरली फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रिपेयर की जाती हैं. नेक्स्ट है द फाइनेंशियल ईयर इज़ ऑलवेज द सेम इन एवरी कंट्री. ये स्टेटमेंट गलत है. हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अलग हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट है द फाइनेंशियल ईयर इज़ यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पर्पस. येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फाइनेंशियल ईयर का यूज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किया जाता है. तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉचर्स एंड ट्रांजेक्शन. एंड हमारी स्टेटमेंट्स हैं, a voucher is documentary evidence of a transaction. Every accounting entry should be supported by a voucher. Cash memo is an example of voucher. A voucher is prepared only for cash transaction. तो पहला स्टेटमेंट है a voucher is a documentary evidence of a transaction. Yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. voucher किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिटर्न प्रूफ होता है. फॉर एग्जांपल कैश मेमो हो, इनवॉइस हो, रिसीट हो, डेबिट नोट हो या फिर क्रेडिट नोट हो. नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी अकाउंटिंग एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय अ वॉचर. येस, ये ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है हर एंट्री के पास का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए. इसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को वॉचर कहते हैं, राइट. एंड हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैश मेमो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉचर. येस, ये करेक्ट है. कैश मेमो एक वैलिड अकाउंटिंग वॉचर है. ये कैश सेल या कैश परचेज का प्रूफ होता है. नेक्स्ट है हमारे पास अ वॉचर इज़ प्रिपेयर्ड ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन. इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है. वॉचर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए भी इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या वॉचर हो सकते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वॉइसेस. एंड स्टेटमेंट्स हैं एन इन्वॉइस इज़ इशूड बाय द सेलर. इट कंटेन्स डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड. इट सर्व्स एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एन इन्वॉइस इज़ इशूड ओनली फॉर
कैश सेल्स। तो पहली स्टेटमेंट है एन इनवॉइस इज़ इशूड बाय द सेलर। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब सेलर गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो वो बायर को इनवॉइस इशू करता है। नेक्स्ट है इट कंटेन्स डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इनवॉइस में जनरली ये डिटेल्स होती है, जैसे नेम ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल, इनवॉइस नंबर और डेट एक्सेट्रा। राइट। नेक्स्ट है इट सर्व्स एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इनवॉइस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसी के बेसिस पर एंट्री पास की जाती है। नेक्स्ट है एन इनवॉइस इज़ इशूड ओनली फॉर कैश सेल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनवॉइसेस कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ कैश सेल्स के लिए ही नहीं इशू होते। ये स्टेटमेंट गलत है। राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश मेमो एंड ट्रांजेक्शन। ये स्टेटमेंट्स हैं। कैश मेमो इज़ इशूड फॉर कैश सेल्स, इट एक्ट्स एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट इज़ जनरली नॉट इशूड फॉर क्रेडिट सेल्स, एंड फोर्थ है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ओनर। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है कैश मेमो इज़ इशूड फॉर कैश सेल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब सेलर गुड्स को कैश बेसिस पर बेचता है तो पेमेंट तुरंत रिसीव कर लेता है, तब कैश मेमो इशू किया जाता है। ये कैश ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। और नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश मेमो अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का काम करता है और ये ट्रांजैक्शन का वो एक रिटन प्रूफ है। नेक्स्ट है इट इज़ जनरली नॉट इशूड फॉर क्रेडिट सेल्स। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट सेल के लिए जनरली इनवॉइस इशू की जाती है, कैश मेमो नहीं। राइट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर। इनकरेक्ट, रॉन्ग है। कैश मेमो सेलर प्रिपेयर करता है और बायर को इशू करता है, बायर इसे प्रिपेयर नहीं करता। राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेबिट नोट। और हमारी स्टेटमेंट्स हैं डेबिट नोट इज़ जनरली इशूड बाय द बायर, इट इज़ इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर, it informs the seller that the buyer accounts has been debited, debit note is issued by the seller for sales। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है डेबिट नोट इज़ जनरली इशूड बाय द बायर। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब बायर गुड्स रिटर्न करता है या सेलर से अमाउंट रिड्यूस करवाना चाहता है तब बायर डेबिट नोट इशू करता है। सेकंड है इट इज़ इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर परचेज़ किया गया गुड्स डिफेक्टिव या डैमेज होने पर बायर उन्हें रिटर्न करें तो डेबिट नोट इशू होता है। एंड नेक्स्ट है इट इन्फॉर्म्स द सेलर दैट द बायर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डेबिट नोट सेलर को बताता है कि बायर ने अपनी बुक्स में सेलर के अकाउंट डेबिट कर दिया है और पेबल अमाउंट रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है डेबिट नोट इज़ इशूड बाय द सेलर फॉर सेल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। डेबिट नोट नॉर्मली बायर इशू करता है, सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट नोट। एंड क्रेडिट नोट के रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, क्रेडिट नोट इज़ जनरली इशूड बाय द सेलर, इट इज़ इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर, it informs the buyer that account has been created, and credit note is issued by the buyer। right। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है क्रेडिट नोट इज़ जनरली इशूड बाय द सेलर। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब बायर गुड्स रिटर्न करता है या उसके अकाउंट में रिडक्शन देनी होती है तब सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेल रिटर्न के केस में सेलर बायर को क्रेडिट नोट इशू करता है। एंड नेक्स्ट है इट इन्फॉर्म्स द बायर दैट हिज अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है।
क्रेडिट नोट बताता है कि बायर के अकाउंट में एडजस्टमेंट कर दी गई है और उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है। फोर्थ स्टेटमेंट है क्रेडिट नोट इज़ इशूड बाय द बायर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। क्रेडिट नोट बायर नहीं सेलर इशू करता है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स इनवर्ड एंड स्टेटमेंट्स हैं गुड्स इनवर्ड रेफर टू परचेज मेड बाय द बिजनेस, इट इंक्रीजेज इन्वेंट्री, goods purchased for resale are goods inward, goods sold to customer are goods inward। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है गुड्स इनवर्ड रेफर टू परचेज मेड बाय द बिजनेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गुड्स इनवर्ड का मतलब है बिजनेस में गुड्स का अंदर आना यानी परचेज होना, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इंक्रीजेज इन्वेंट्री। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी। जब बिजनेस गुड्स परचेज करता है तो स्टॉक बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर गुड्स इनवर्ड। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो गुड्स रीसेल के लिए परचेज किए जाते हैं उन्हें हम गुड्स इनवर्ड कहते हैं। एंड नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है गुड्स सोल्ड टू कस्टमर आर गुड इनवर्ड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। गुड्स जो कस्टमर को बेचे जाते हैं वो गुड्स आउटवर्ड होते हैं, राइट। तो गुड्स इनवर्ड नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड्स आउटवर्ड। स्टेटमेंट्स हैं गुड्स आउटवर्ड रेफर टू गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस, इट रिड्यूसेस इन्वेंट्री, goods supplied to customer are goods outward and goods purchased from suppliers are goods outward। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है गुड्स आउटवर्ड रेफर टू गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गुड्स आउटवर्ड का मतलब है बिजनेस से गुड्स का बाहर जाना यानी सेल होना। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस इन्वेंट्री। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब गुड्स सेल होंगे तो हमारी इन्वेंट्री कम होगी। और नेक्स्ट है गुड्स सप्लाई टू कस्टमर आर गुड्स आउटवर्ड। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कस्टमर को सप्लाई किया गया गुड्स आउटवर्ड ही कहलाता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर आर गुड्स आउटवर्ड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स इनवर्ड होता है, गुड्स आउटवर्ड नहीं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेंट्री एंड स्टेटमेंट्स हैं इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री इंक्लूड्स वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री इंक्लूड्स फिनिश्ड गुड्स हेल्ड फॉर सेल एंड ऑफिस फर्नीचर फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रॉ मटेरियल वो बेसिक मटेरियल होता है जो प्रोडक्शन में यूज़ होता है। ये इन्वेंट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड नेक्स्ट है इन्वेंट्री इंक्लूड्स वर्क इन प्रोग्रेस। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वर्क इन प्रोग्रेस वो गुड्स होते हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। एंड थर्ड है इन्वेंट्री इंक्लूड्स फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर सेल। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फिनिश गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं और सेल के लिए रेडी होते हैं, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑफिस फर्नीचर फॉर्म्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑफिस फर्नीचर रीसेल के लिए नहीं होता, ये बिज़नेस के लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होता है, इसलिए फिक्स्ड एसेट है और इन्वेंट्री नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रॉ मटेरियल एंड स्टेटमेंट्स आर रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, दे फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, they are converted into finished goods, raw material are fixed assets। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसी से फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। नेक्स्ट है दे फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। करेक्ट, ये इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। रॉ मटेरियल को बिजनेस फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए स्टोर करके रखता है, इसलिए ये इन्वेंट्री का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट है दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। यस,
प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग का बेसिक फ्लो है ये, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स आर फिक्स्ड एसेट्स, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। रॉ मटेरियल रीसेल के या प्रोडक्शन के लिए होता है, ये करंट एसेट यानी इन्वेंट्री है, फिक्स्ड एसेट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और स्टेटमेंट्स हैं वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, work in progress will eventually become finished good, and work in progress is treated as fixed asset। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, राइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट है वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के अंडर ही शो किया जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है वर्क इन प्रोग्रेस विल इवेंचुअली बिकम फिनिश गुड्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इवेंचुअली वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वर्क इन प्रोग्रेस इज़ ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड एसेट, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वर्क इन प्रोग्रेस के रीसेल या प्रोडक्शन साइकिल का पार्ट है, ये इन्वेंट्री है, फिक्स्ड एसेट नहीं है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनिश गुड, एंड स्टेटमेंट है फिनिश्ड गुड्स आर रेडी फॉर सेल, they form part of inventory, finished goods are produced after completion of manufacturing, and machinery used in production is classified as finished goods। फर्स्ट स्टेटमेंट है फिनिश गुड्स आर रेडी फॉर सेल, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिनिश गुड्स पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हो चुके होते हैं और कस्टमर के यूज़ करने के लिए और उन्हें बेचने के लिए रेडी होते हैं। नेक्स्ट है दे फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फिनिश गुड्स को इन्वेंट्री के अंडर क्लासीफाई किया जाता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैन्युफैक्चर होने के बाद ही फिनिश गुड्स बनते हैं, जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है तब गुड्स फिनिश्ड बन जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है मशीनरी यूज इन प्रोडक्शन इज़ क्लासिफाइड एज फिनिश गुड्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। मशीनरी प्रोडक्शन में यूज़ होती है, सेल के लिए नहीं, राइट, इसीलिए मशीनरी फिक्स्ड एसेट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिनको COGS कहते हैं। एंड स्टेटमेंट्स हैं COGS रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली, ओपनिंग स्टॉक इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग COGS, ओपनिंग स्टॉक reduces the cost of goods sold, and COGS is shown under trading account। स्टेटमेंट फर्स्ट है COGS रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्चुअली सोल्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट जो अकाउंटिंग पीरियड में इनकर हुई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक इज़ कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग COGS, यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते वक्त ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे डिडक्ट किया जाता है, जिससे COGS कम हो जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास COGS इज़ शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है और इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है, राइट। तो COGS इज़ शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, वहीं से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का हमें पता चलता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है,
फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट से या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है या ग्रॉस लॉस का पता चलता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें या तो नेट प्रॉफिट मिलता है या फिर नेट लॉस मिलता है। और फाइनली क्या होता है, बैलेंस शीट में ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐड करके हमारी बैलेंस शीट तब प्रिपेयर होती है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। इन केस कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट। थैंक यू सो मच।